हेलो, यस। आज हम लोग कैटेगरी के अकॉर्डिंग लास्ट कैटेगरी पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ रेशो बचेंगे, लेकिन मैं उसको अदर कैटेगरी में मानता हूँ। मेन कैटेगरी होती है, पहली पढ़ाई थी लिक्विडिटी रेशो, सबसे इजी, करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट क्विक रेशो, 3 पढ़े थे। एक ही दिन में 2 ही दिन में वो पूरा हो गया था। उसका वीडियो नहीं बन पाया है, तो किसी को वो पढ़ना हो तो मेरे से अलग से आके पढ़ सकता है, ठीक है। किसी का छूट गया हो और वीडियो भी नहीं मिला हो तो वो मुझसे पढ़ सकता है बाद में ना। सेकंड, मैंने आपको कैटेगरी पढ़ाई टर्नओवर रेशो। सारे टर्नओवर रेशो की एक खास बात कि टर्नओवर रेशो में सेल ऊपर आती थी। कहाँ आती थी? इसमें मैंने डेटर टर्नओवर पढ़ाया, क्रेडिटर टर्नओवर पढ़ाया, मेन और स्टॉक टर्नओवर पढ़ाया। फिर बाकी और चिन्नू मुन्नू थे, वो चिन्नू मुन्नू ज़्यादा वो नहीं थे, मेन 3 ही थे। टर्नओवर के बाद पढ़ाई मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मैंने 2 पढ़ाई, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल और प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन कैपिटल। जो सेल पे बेस्ड थी उनमें सब में नेट सेल नीचे आती थी। जैसे जीपी रेशियो है तो जीपी अपॉन नेट सेल, नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट अपॉन ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन, सब में नीचे क्या आती थी बेटा? नेट सेल। फिर मैंने आपको कल पढ़ाया प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन कैपिटल। इनमें सब में आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें सब में अलग अलग था। एक पढ़ाया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो था EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक पढ़ाया रिटर्न ऑन इक्विटी, उसमें था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी। एक था रिटर्न ऑन शेयर होल्डर, उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी की जगह शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। और शेयर होल्डर फंड में मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों आएंगे। ये कल पढ़ा हमने। ऐसे करके हम लोगों ने कल 4 कैटेगरी उसमें पढ़ी, 4 रेशो उसमें पढ़े। अब आज लास्ट कैटेगरी आती है सॉल्वेंसी रेशो। एक तरीके से ये हो गई आपकी चौथी। पहली थी लिक्विडिटी, दूसरी थी टर्नओवर, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी 2 पढ़ाई, बेस्ड ऑन सेल, बेस्ड ऑन कैपिटल, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी, और चौथी कैटेगरी आ गई सॉल्वेंसी। तो एक चौथा चार्ट है आपका, और अब एक 5वां चार्ट बनाऊंगा, अदर रेशो खत्म सारे। फिर रेशो के मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब देखते जाओ। ये रेशो में भी एक खास बात है कि इनके नाम में ही इनका मतलब है। जैसे पहला रेशो है डेब्ट इक्विटी, तो नाम में ही आ गया डेब्ट अपॉन इक्विटी। ऊपर आएंगे डेब्ट, डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या होता है? और इक्विटी का मतलब होता है नेटवर्थ, क्या मतलब होता है? नेटवर्थ में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड क्या आएगा? इक्विटी शेयर। क्यों निकलता है सर ये रेशो? ये रेशो इसलिए निकलता है ताकि आपको पता चले कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में ओन फंड कितना है और लोन फंड कितना है। जैसे अगर आपके अंदर डेब्ट है 4 लाख और इक्विटी है 2 लाख, तो 4 लाख को 2 लाख से काटोगे तो 2 आएगा। इसका मतलब आपकी कंपनी में 1 रुपया खुद का है और 2 रुपये बाहर के हैं। 1 रुपया खुद का है और 2 रुपये, क्योंकि डेब्ट 2 लाख है और इक्विटी 1 लाख है। ये आइडियल माना जाता है जब ये 2:1 हो। क्यों सर 2:1? मतलब हम खुद का 1 रुपया लगाए और बाहर के 2 रुपये लगाए। हाँ, हमेशा बिजनेस ऐसे ही चलता है। इसकी बात हम लोग पुराने चैप्टरों में भी कर चुके हैं कि हमेशा बिजनेस में लोन फंड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं और इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलता है। और इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड देते हैं और डिविडेंड का टैक्स बेनिफिट, और डिविडेंड हमें पूरा देना पड़ता है। जितना भी प्रॉफिट हमने कमाया है डिविडेंड हमें पूरा देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट की रेट क्या होती है? फिक्स्ड होती है। हमेशा बिजनेस में डिवेंचर्स ज़्यादा होने चाहिए, इक्विटी शेयर्स कम होने चाहिए। इसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो, तो इसका फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी। ऊपर डेब्ट ले लो, नीचे इक्विटी ले लो। दूसरा प्रोप्राइटरी रेशो है। प्रोप्राइटरी रेशो में ऊपर प्रोप्राइटरी फंड आएगा, नीचे टोटल एसेट। अब कोई नाम सुन के ऐसा परेशान हो जाए, प्रोप्राइटरी फंड, ये इक्विटी ही है, ये इक्विटी है ना, इसी को प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं। तो यही लिख लो, इक्विटी को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी। और इसी को नेटवर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम है, मतलब सबका एक ही है। इक्विटी बोलो, नेटवर्थ बोलो या प्रोप्राइटरी फंड बोलो, सबका मतलब एक ही है। और सबका फॉर्मूला क्या है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व से सरप्लस, तीनों आएंगे। चलो, ये तो इक्विटी में आएगा। और नीचे क्या आएंगी? टोटल एसेट। टोटल एसेट तुम जानते ही हो, टोटल एसेट मतलब सारी एसेट ले लो। जब भी मैं किसी फॉर्मूले में टोटल एसेट लेने को बोलूँ
तो उसमें तुम सारी एसेट लेना फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के। जैसे आपको दे रखा है एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, डेटर, कैश, बीआर सब ले लो, लेकिन आपको दे रखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो ये मत ले लेना। आपको दे रखा है अंडर राइटिंग कमीशन, ये मत लेना। मतलब जब भी मैं एसेट लेने की बात करूं तो सारी एसेट लेना फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के। फिक्टिशियस एसेट मतलब बनावटी एसेट, जिनका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, जो सिर्फ खर्चे हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के हिसाब से उन्हें एसेट साइड में दिखाना पड़ रहा है मजबूरी में, लेकिन उनमें एसेट के कोई गुण मौजूद नहीं है। फिक्टिशियस एसेट वो है जो एसेट साइड पे आ तो रहे हैं लेकिन उनमें एसेट के कोई गुण मौजूद। इंटेंजिबल तो आएंगे, इंटेंजिबल तो बढ़िया एसेट है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फिक्टिशियस थोड़ी होते हैं वो तो बढ़िया है। इंटेंजिबल है, बस दिख नहीं रहे। आज आप एक बात बताओ, मैं मेरे प्रोफेशन की बात करूं, मेरे अंदर गुडविल से बड़ी कोई एसेट है? मेरा ये फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग सब एक तरफ है और मेरी गुडविल एक तरफ है। हमारे बिजनेस में अगर बच्चा आ रहा है तो सिर्फ गुडविल से आएगा। अगर हमारी एसेट अच्छी भी हो जाए और गुडविल खराब हो तो फिर बहुत मुश्किल है, और ऐसा हर बिजनेस में होता है। तो आप अगर गुडविल को फिक्टिशियस बोल दोगे तो आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। इंटेंजिबल है, वो दिख नहीं रही, लेकिन उसका वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, उसका आपके बिजनेस में रोल बहुत तगड़ा है हर बिजनेस में। तो गुडविल को कभी भी फिक्टिशियस मत बोलना। इंटेंजिबल है वो, लेकिन वो फिक्टिशियस नहीं है, वो वैल्यूएबल एसेट है। क्या है? चलो खैर, तो इसका फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल। इक्विटी यहाँ से निकल जाएगी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और नीचे आ जाएंगे टोटल एसेट। तीसरा फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन टोटल एसेट। इसके नाम में ही फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन, इसको क्या समझाऊं, डेब्ट अपॉन। चौथा फिक्स्ड एसेट रेशियो, इसके भी नाम में ही फॉर्मूला है। ऊपर फिक्स्ड एसेट है, बस नीचे याद रखना क्या आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि हमारी जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, 50 लाख, 100 लाख, उसमें कितनी फिक्स्ड एसेट है। जैसे आज मान लो हमारे बिजनेस में कैपिटल 50 लाख है और फिक्स्ड एसेट 10 लाख है, मतलब 50 लाख में से 10 लाख हमने फिक्स्ड एसेट में लगा रखे हैं और बाकी के 40 लाख हमने दूसरी जगह लगा रखे हैं। जैसे मैंने जब यहाँ पे बिजनेस शुरू किया तो मैंने अगर यहाँ पे सपोज करो 3 लाख की कैपिटल लगाई, तो हमने वो पूरे 3 लाख फिक्स्ड एसेट में ही लगा दिए थे। हमारे और कोई चीज़ तो थी नहीं, हम क्या करेंगे, और हमारी कोई वर्किंग कैपिटल तो है नहीं कि हमें स्टॉक लाना है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, वो तो हम लोग जो बच्चों की फीस आती है उसमें से दे देते हैं, उसके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो हमने तो जब स्टार्टिंग में कैपिटल एम्प्लॉय करी तो हमने पूरी किस में लगा दी थी, तो हमारा ये वाला रेशियो तो 1 आया था, 1। 3 लाख की कैपिटल, 3 लाख की फिक्स एसेट, तो 3 लाख में सब फिक्स एसेट आ गई, बोर्ड आ गया, फर्नीचर आ गया, या जो भी उस समय हमने खरीदा, कंप्यूटर खरीदा या जो भी इन्वर्टर खरीदा, वो सब आ गया हमारा। तो हमारा तो कैपिटल एम्प्लॉयड और फिक्स एसेट का रेशियो 1:1 आया था। हर बिजनेस का ऐसा नहीं आता। क्या आप जितनी कैपिटल होती है पूरी फिक्स एसेट में लगा देते हो? नहीं, थोड़ी बहुत वर्किंग कैपिटल के लिए भी छोड़ते हो। किसके लिए छोड़ते हो? वर्किंग कैपिटल के, ठीक है। अभी जैसे हुसैन एक बात बता, बिजनेस में पैसे की ज़रूरत है, तूने 50 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 50 लाख रुपए। अब वो 50 लाख रुपए में से तो पूरा पैसा शोरूम में या फैक्ट्री लगा देगा या कुछ भी कर लेगा, थोड़ा बहुत पैसा छोड़ेगा ना। जैसे आज मान ले तूने नई फैक्ट्री डाली है, तो तुझे ऐसा लगेगा ना कि अभी 3-4 महीने वर्कर को सैलरी भी देनी पड़ेगी, 3-4 महीने किराया भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरना पड़ेगा, एकदम से चल नहीं जाएगा। तो तू 40 लाख रुपए फैक्ट्री में लगाएगा, 10 लाख रुपए छोड़ देगा। एग्री और नॉट? ऐसा ही करते हैं ना। तो नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, जितनी कैपिटल होती है पूरी फिक्स एसेट में ब्लॉक नहीं करते, बट वी आर एक्सेप्शन। हमारा अलग तरह का काम था, हमने जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई पूरी के पूरी किसमें ब्लॉक कर दी, फिक्स एसेट। वर्किंग कैपिटल की हमें उस समय ज़रूरत नहीं थी। अगला आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये बहुत काम का रेशियो है, क्वेश्चन भी है इसके। ये हमें ये बताता है कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में कितनी कैपिटल ऐसी है जिनकी कॉस्ट वेरिएबल है और कितनी ऐसी है जिनकी कॉस्ट फिक्स्ड है। तो इसका फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन
फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। हिंदी में बोलूं तो वेरिएबल कॉस्ट लगने वाली कैपिटल और नीचे आएगा फिक्स कॉस्ट लगने वाली कैपिटल। तो मेरे बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल सिर्फ इक्विटी शेयर होती है, क्योंकि इक्विटी शेयर का डिविडेंड वेरिएबल है, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं तो। लेकिन फिक्स के अंदर क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों का डिविडेंड फिक्स्ड होता है और लॉन्ग टर्म डेब्ट का भी डिविडेंड इंटरेस्ट, यहाँ लोन की जगह तुम डेब्ट कर लो, नहीं तो फिर तुम क्या करोगे? सिर्फ लोन ही लोगे। और डेब्ट में डिवेंचर भी आ गए, लोन भी आ गए। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर। विनीता, लॉन्ग टर्म डेब्ट का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी फिक्स्ड होता है और इक्विटी शेयर का डिविडेंड वेरिएबल होता है। तो ऊपर आएगी ऐसी कैपिटल जिसकी कॉस्ट वेरिएबल है और नीचे आएगी ऐसी कैपिटल जिसकी कॉस्ट फिक्स्ड है। और ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये वेरिएबल वाली कैपिटल और फिक्स्ड वाली कैपिटल को जोड़ दूँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, जिसकी बात कल करी थी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा क्योंकि कल लिखा था मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म क्लियर है ना। तो ये इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व और लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? कैपिटल। और ये कैपिटल में से कुछ वेरिएबल होती है और कुछ, मतलब चार है ना, तो दो दो के जोड़े से याद रखना। इक्विटी शेयर और रिजर्व ये दो तो वेरिएबल है, और प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म डेब्ट ये फिक्स्ड है, और चारों को मिला के कैपिटल बनती है। क्या ये बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको? चारों को मिला के दिमाग में पिक्चर फिट कर लेना, चारों को मिला के कैपिटल बनती है। और चारों में से एक हटा दूं अगर मैं लॉन्ग टर्म, तो नेटवर्थ बन जाएगी। नेटवर्थ का फॉर्मूला देखो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड नेटवर्थ, मतलब मेरा पैसा। उसमें मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं लेता। लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस में आती है? डेब्ट में। बस यही है, बस याद रखोगे बेटा। मेरी तरफ देखो एक बार और। कैपिटल एम्प्लॉयड चार चीज़ों से मिलकर बना है मोटा मोटा, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म। इसमें मैं प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म को तो बोलूंगा फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल, और इक्विटी शेयर और रिजर्व को बोलूंगा वेरिएबल वाली कैपिटल। ऊपर वेरिएबल वाली, नीचे चारों को जोड़ दूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड, और चारों में से सिर्फ डेब्ट हटा दूं तो वो बन जाएगी नेटवर्थ। और नेटवर्थ के तीन नाम है, नेटवर्थ, इक्विटी, प्रोप्राइटरी फंड। बोलो जल्दी से, एक बार और तेज बोलो। तीन नाम है और इनके फॉर्मूले क्या है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड, और अगर मैं इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट भी जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? और कैपिटल एम्प्लॉयड में से दो अलग अलग कर दूं, वेरिएबल वाली और, याद हुए ये सारे? अच्छे से याद हुए? इस कैटेगरी में लास्ट आता है ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये रेशो हमसे बैंक निकलवाती है। कौन निकलवाती है? इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ये रेशो हमें ये बताता है कि इंटरेस्ट को कवर करने के लिए हमारे पास कितना प्रॉफिट है। अब जैसे सपोज करो मेरा EBIT 5 लाख है और मेरा प्रॉफिट 1 लाख है, अरे इंटरेस्ट 1 लाख है और प्रॉफिट 5 लाख है, तो इसको काटूं तो मेरा आंसर 5 आएगा। इसका मतलब 1 रुपये का ब्याज देने के लिए मेरी जेब में 5 रुपये है। 1 रुपये का ब्याज देने के लिए मेरी पॉकेट में 5 रुपये है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितना हाई होता है, बैंक उतना जल्दी लोन दे देती है, क्योंकि ये बताता है कि आप कितना जल्दी इंटरेस्ट चुकाने में कैपेबल हो। तो ये रेशो हमेशा कौन निकलवाती है? बैंक। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है EBIT क्या है, ठीक है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट जाती है, कंट्रीब्यूशन उसमें से फिक्स कॉस्ट जाता है, तो क्या आता है? और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन में अगर EBIT ना हो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो तो तुम रिवर्स कैलकुलेशन से EBIT पे आ सकते हो। जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो आप उसमें टैक्स वापस से ऐड कर दो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इंटरेस्ट वापस से ऐड कर दो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक बार फिर, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो तो उसमें टैक्स ऐड कर दो
तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दो, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और आ जाएगा आपका EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है चिन्नू मुन्नू, क्वेश्चन कल करें इसके, ये चार्ट का फोटो ले लेना एक और ग्रुप पे डाल देना। बाय।